प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी SBA पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछली हाल ही की जो 3-4 ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी, उन कक्षाओं से हम 5वें अध्याय सेनापति के कवित्त छंदों को पढ़ते आ रहे हैं। आपकी जो पाठ्यपुस्तक है रीतिकालीन काव्य, इस पाठ्यपुस्तक में 8 कवियों की कविताएं संकलित हैं और यह 8 कवि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो तीसरा कालखंड है रीतिकाल, उस रीतिकाल की 3 काव्यधाराएं हैं, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त। इन तीनों काव्यधाराओं से चुने हुए प्रतिनिधि कवियों की कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। यानी आपकी इस पाठ्यपुस्तक में 8 अध्याय हैं और इन 8 अध्यायों में से आरंभिक 4 अध्यायों का हम अध्ययन कर चुके हैं। 5वां अध्याय हमने सेनापति को पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षाओं से आरंभ किया था, जिसमें हम सेनापति के 9 पदों तक विस्तार से अध्ययन कर चुके थे। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी, उस मुख्य परीक्षा में इसी पुस्तक से 3 तो आलोचनात्मक प्रश्न होंगे और 3 ही व्याख्याएं होंगी और साथ ही एक प्रश्न रीतिकालीन काव्य के इतिहास से संबंधित होगा और एक प्रश्न रीतिकालीन सिद्धांतों से संबंधित होगा, जिनका हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन कर लिया, जैसे रीतिकाल की विविध परिस्थितियाँ, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएँ और रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ये रीतिकालीन इतिहास से संबंधित इस तरह का एक प्रश्न आपका आएगा और एक प्रश्न आपके नायक नायिका भेद, अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय, रीति का अर्थ और तात्पर्य और इससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न होगा, जिसका भी हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन कर लिया। और आज हम आरंभ करने जा रहे हैं सेनापति कवि का ये 10वां और 11वां पद आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो आप ध्यान दें, देखिए 10वें पद की पहली लाइन, कालिंदी की धार निर्धार है अधर घन, यानी यहाँ कालिंदी यानी यमुना नदी की धार निर्धार है अधर, अधर यानी एक तरह से होंठ भी होता है, अधर यानी बिना आधार के लटकते हुए, गन अली के धरत जा निकाय के ने लेस हैं। इन इस पंक्ति में, इन पंक्ति को, इस प्रथम चरण को पढ़ने से पता नहीं चलता कि इसमें किस चीज़ का वर्णन है। दूसरी पंक्ति से भी पता नहीं चलता, तीसरे चरण से भी पता नहीं चलता। अब चौथे चरण को जब आप पढ़ोगे तो तब आपको पता चलेगा कि इस पूरे पद में किस विषय वस्तु का वर्णन है। देखिए, चिकने सघन अंधियारे ते अधिक कारे, लसत लछारे सटकारे तेरे कैसे। तो यहाँ एक नायिका का नक्सिक वर्णन है और इस नक्सिक वर्णन में अभी पिछले पद में हमने नायिका के होठों के सौंदर्य का वर्णन पढ़ा और आज इस पद में कवि जो हैं नायिका के घुंघराले काले केसों का, बालों का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ जो रीतिकाल के कवि हैं, इन्होंने अपनी कला पक्ष को संवारने के लिए अपनी कलाकारियाँ दिखाई है और उस पूरे चरण के अंतिम चरण में, एक तरह से पूरे छंद के अंतिम चरण में जाकर के उस विषय वस्तु का पता चलता है कि कवि किसका वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए, इस 10वें पद की पहली लाइन, कालिंदी की धार यानी यमुना नदी की कोई धारा निर्धार है यानी बहसारा होकर के, अधर अधक अधर यानी लटक रही है, घन यानी आकाश में, यानी ऐसा लगता है कि मानो तुम्हारे ये घुंघराले बाल हैं, इन बालों की कालिमा को देख करके ऐसा लगता है ये सुंदर बाल इस तरह से लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे मानो जो यमुना नदी है उसका काला जल या यमुना नदी की जो लहरें हैं आकाश में एक तरह से लटकती हुई, लहराती हुई दिखाई दे रही है। कवि की कितनी ज़बरदस्त कल्पना है नायिका के घुंघराले बालों को लेकर के। अली के धरत जा निकाय के ने लेस है, अली यानी भ्रमर, भ्रमर भी काला होता है और नायिका के बाल भी एक तरह से काले हैं और लहराने की तुलना, बालों के लहराने की तुलना कवि ने यमुना नदी की जल के लहराते हुए से कर दी हैं, जो आकाश से बिना
आधार के लटकते हुए लहराते हुए जिस तरह से यमुना नदी का जल नजर आता है, उसी तरह से यमुना के जल के भांति नायिका के काले घुंघराले बाल लहराते हुए नजर आ रहे हैं। सेकंड जो पंक्ति है उसमें यह है, दूसरी पंक्ति में अली के धरत, अली यानी भ्रमर, भ्रमर भी इस कालिमा को ग्रहण नहीं कर सकता। अली के धरत जा निकाय के ने लेस हैं, अर्थात भ्रमर भी तुम्हारी इसकी यानी तुम्हारे घनेपन की, कालेपन की बराबरी नहीं कर सकता है। अगली पंक्ति है, जीते अहिराज, अर्थात नायिका के काले घुंघराले बालों ने अहिराज, एक तरह से सर्पों की जो देवता है, शेषनाग को भी जीत लिया। शेषनाग की काली बाँ से भी अधिक काले नायिका के घुंघराले बाल हैं। खंडी डारे हैं यानी खंडित कर दिया है, एक तरह से शेषनाग को भी खंडित कर दिया है, या शेषनाग की काले माँ भी नायिका के बालों के कालेपन के सामने कहीं नहीं ठहरती। शिखंडी घन, शिखंडियन मोर, अर्थात जो मोर की पूंछ भी है उसको भी तुम्हारे घुंघराले बाल मात दे रहे हैं। और घन, घनियन बादल, बादलों से भी अधिक घने और घुंघराले और काले तुम्हारे बाल हैं। तो यहाँ घने, घुंघराले, गहरे काले बालों की सौंदर्य को यहाँ कवि ने निहारा है, उसका चित्रण किया है। इंद्र नील कीर्ति कराई नाही ऐसे है, यानी इंद्र की जो नीलमणि है उसका जो यश है, यानी इन बालों के सामने उसका यश भी कहीं नहीं ठहरता। तो इंद्र नील कीर्ति कराई नाई ऐसे है, अर्थात इंद्र नीलमणि से भी घने काले बाल हैं। तो नायिका के घने काले बालों का सौंदर्य यहाँ कवि चित्रित कर रहे हैं, सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं। रगडिन लगत सेना हिये के हरस कर, देखत हरत रति कंत के कलेस हैं। तो रगडिन, रगडिन यानी एडी, यानी नायिका के न केवल बाल घने हैं, घुंघराले हैं, साथ ही उसके बाल एडियों को छूने वाले से यानी अत्यंत लंबे हैं। तो रगडिन लगत सेना हिये के हरस, कहने का तात्पर्य जो कोई व्यक्ति इन काले घुंघराले नायिका के इन बालों का दर्शन कर लें, इनको देख लें, तो उसका मन प्रसन्न हो जाता है कि बाल कितने लंबे हैं, एड़ी को छूने वाले हैं और यमुना की काली धारा से भी अधिक लहराने वाले हैं। भ्रमर भी इसकी कालिमा में कहीं नहीं ठहरता। सर्पों की कालिमा को भी, शेषनाग की कालिमा को भी इसने एक तरह से मात देती है और मोर की पूंछ को भी मात देती है। इंद्र नीलमणि भी इसके सामने कोई अपना यश नहीं ठहरा पाती और ये बाल जो है एड़ियों को छूने वाले अत्यंत लंबे हैं, इसलिए कोई भी इसके दर्शन कर ले तो उसका मन प्रसन्न हो जाए। देखत हरत रति कंत के क्लेश हैं, देखत हरत अर्थात देखते ही, रति कंत यानी रति के स्वामी अर्थात कामदेव का क्लेश भी दूर हो जाता है, कामदेव के दुख भी दूर हो जाते हैं। चिकने बालों की विशेषता है, बाल बहुत चिकने हैं, उसमें चिकनाई लिए हुए हैं। सघन यानी घने बाल हैं, लंबे भी हैं, एड़ियों को छूने वाले से हैं। और अंधियारे ते अधिक कारे, यानी अमावस्या की जो अंधेरी रात्रि होती है, भाद्रपद की काली रात्रियों से भी अधिक घने काले बाल तुम्हारे ये दिखाई दे रहे हैं। लसत लछारे, लसत यानी सुशोभित हो रहे हैं, लछारे यानी लटे, यानी बाल घुंघराते हुए बालों की जो लटे सुशोभित हो रही है। सटकारे तेरे केस है, सटकारे यानी चिपके हुए, अर्थात तुम्हारे शरीर पे अंग प्रत्यंग पर ये चिपके हुए तुम्हारे सुंदर केस हैं। तो नायिका के बालों के सौंदर्य का वर्णन यहाँ किया है। जो नक्सिक वर्णन की जो परंपरा होती है, नाक, आँख, कान, होठ, भौहें, मांग, बाल, इन सभी का चित्रण किया जाता है नक्सिक में। तो यहाँ नक्सिक की परंपरा को कवि ने अपनाते हुए पूर्व पद में जैसे नायिका के लालिमा युक्त होठों का वर्णन किया कि मधुर आम के रस की तरह तुम्हारे इन होठों से मधुर रस टपकता है, इसी तरह से घने काले घुंघराले इन बालों के सौंदर्य का चित्रण भी कवि ने इस 10वें पद में किया है। तो आगे चलते हैं हम 11वें पद की ओर। 11वां पद राम कथा से संबंधित हैं। सेनापति कवि इस पद में प्रभु श्री राम के शारीरिक सौंदर्य का वो वर्णन करते हैं। यहाँ एक प्रसंग है, सीता के स्वयंवर का प्रसंग है, जब राजा जनक जब ये प्रण ले लेते हैं कि मेरी पुत्री सीता का विवाह उसी राजकुमार के साथ किया जाएगा जो शिव जी के इस धनुष पर
प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, यानी प्रत्यंचा चढ़ा के बाण संधान कर देंगे। तो सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था और सीता के स्वयंवर की इस सभा में सभी राजकुमारों ने, सभी राजाओं ने, जो बलवान बलिष्ठ, पृथ्वी के चारों कोनों से राजाओं को आमंत्रित करके शिव धनुष को उठाना और उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास सभी ने किया। सभी को मौका दिया गया और सभी परास्त हो गए। तो विश्वामित्र जी के नेतृत्व में दो राजकुमार जो शिक्षा अर्जित कर रहे थे वो भी उसी आश्रम में वहाँ उनको बुलाया गया था। तो यहाँ राजकुमार राम जो है शिव धनुष को उठा करके उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तभी वह टूट जाता है। तो यहाँ बाद के प्रसंग का तो नहीं है, यहाँ पर शिव धनुष को उठाने के लिए जब वो जाते हैं तो उनके रूप सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर सेनापति कवि ने कह रहे हैं, क्योंकि सेनापति कवित रत्नाकर इन्होंने लिखा है, जिससे ये एक राम भक्त कवि भी ठहरते हैं। देखिए, दीर्घ प्रचंड, दीर्घ यानी लंबी, प्रचंड यानी कठोर, महापीन भुजदंड जुग, महायन महान, पीन यानी मोटी, भुजदंड यानी भुजाएं, जुग यानी दोनों, अर्थात प्रभु श्री राम की दोनों भुजाएं अत्यंत कठोर, बड़ी बड़ी हैं, घुटनों तक छूने वाली हैं और अत्यंत मोटी हैं। दोनों भुजाएं बहुत बलिष्ठ हैं। सुंदर विराजत फनिंद ते अति हैं। सुंदर विराजत यानी सुंदर रूप में सुशोभित होना, फनिंद यानी सर्प, ते अति है कहने का तात्पर्य शेषनाग से भी बढ़ करके मजबूत, मोटी और कठोर, ताकतवर प्रभु श्री राम की ये दोनों भुजाएं हैं। दोनों भुजाओं के रूप में प्रभु श्री राम का सौंदर्य अत्यधिक सुंदर लग रहा है। लोचन विशाल, और प्रभु श्री राम के जो दोनों नेत्र हैं, राजकुमार राम के दोनों नेत्र विशाल हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं। राजदीप्ति दीप्यत भाल, यानी प्रभु श्री राम की दोनों बलिष्ठ भुजाओं को देख करके और नेत्रों की विशालता को देख करके और उनके मस्तक पर ओज, कांति आदि को देख करके ऐसा लगता है कि ये कोई राजकुमार हैं। राजदीप्ति, राजदीप्ति का तात्पर्य कोई राज परिवार के ही पुरुष हैं, राजकुमार हैं। दीप्ति भाल, और उनके मस्तक पर एक तरह से कांति दीप्यमान है, चमक रही है, यानी मस्तक पर शौर्य और कांति विद्यमान है। मूर्ति उदार को लजानो रतिपति है। मूर्ति उदार को यानी उनकी जो मूर्ति है, उनका जो रूप है वो अत्यंत सौम्य है, अत्यधिक सुंदर है। उनमें क्रोध कहीं नामोलेश भी नहीं है, क्रोध का नामोलेश भी नहीं है। तो मूर्ति उदार को लजानो रतिपति है, यानी उनकी सुंदरता में, प्रभु श्री राम के शारीरिक सौंदर्य की सुंदरता में रति के पति कामदेव भी लज्जित हो गए हैं। तो यहाँ एक तरह से व्यतिरेक अलंकार, लज्जानो रतिपति है, यानी सुंदरता से कामदेव भी लज्जित हो गए हैं प्रभु श्री राम के सौंदर्य को देख करके। तो नेत्रों की विशालता, भुजाओं की ताकत, बलिष्ठ भुजाएं, मोटी भुजाएं, जिससे शेषनाग से भी बढ़ कर के उनकी मोटी भुजाएं हैं, और उनके नेत्रों की विशालता और मस्तक पर जो ओज और कांति विद्यमान है, उनको देख करके लगता है कि ये कोई राज परिवार से जुड़े हुए कोई राजकुमार हैं। और इनके रूप सौंदर्य को देख करके, इनकी सौम्य मूर्ति और सुंदरता को देख करके कामदेव भी लज्जित हो रहे हैं। चापई चढ़ाइए को चलियो युवराज राम। चापई यानी शिव धनुष, यानी शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही प्रभु श्री राम उठ करके चले हैं, युवराज राम अर्थात राजकुमार राम जब चले हैं मंद मंद चाल से, मंद मंद गति से, वो शिव धनुष जहाँ रखा हुआ था उस स्थल तक वह चल करके गए हैं। तो उनके सौंदर्य का चित्रण भी कवि ने यहाँ किया है। सेनापति मत गजरात, सेनापति कह रहे हैं मत यानी मदमस्त, गजराज यानी हाथी, कैसी गति है, यानी कैसी यानी वैसी ही, यानी कोई मानो कोई मस्त चाल से, कोई मदमस्त हाथी मस्त चाल से धीमी धीमी गति से गंतव्य स्थल की ओर आगे बढ़ रहा है। उसी तरह से प्रभु श्री राम एक राजकुमार के रूप में अपने सिंहासन से उठ करके जहाँ शिव धनुष रखा हुआ था वहाँ तक वो चल करके जाते हैं। तो उनकी चाल मस्त गजराज की सी नजर आती है। बिन के दूरी ते बिलोकत ही जानी जाती, 20 बिसे 10 दिक्पाल को पति है। बिन के है यानी बिना बताए ही, दूरी ते बिलोकत यानी दूर से ही उनके कोई दर्शन कर लें, दूर से ही उनको देखने पर बिना के ही उनके बारे में परिचय मिल जाता है।
बिलोकत ही जानी जाती, अर्थात उनकी पहचान हो जाती है कि यही अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राजकुमार राम हैं। तो उनकी पहचान स्वतः ही हो जाती है, पहचान कराने की आवश्यकता नहीं है। 20 बीसे दसों दिक्पालन को पति है, ये स्वतः ही पहचान हो जाती है कि 20 बीसे यानी पूरी तरह से, पूर्णतः, निश्चय ही, दसों दिक्पाल, जो दसों दिशाएं हैं, इनकी जो पालक पोषण करने वाले जो राजागण हैं, उन सभी राजाओं के स्वामी जो पति है प्रभु श्री राम हैं। यानी इस ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान पुरुषोत्तम श्री राम का परिचय सहज ही उन्हें दूर से ही देखने से ही मिल जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हमने इन 2 पदों का अध्ययन किया है। दोनों पद, एक तो 10वां पद और एक 11वें पद का हमने अध्ययन किया। और अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम सेनापति कवि के ऋतु वर्णन से जुड़े हुए पदों का अध्ययन करेंगे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी पहली बार इन ऑनलाइन वीडियोज को आप देख रहे हैं, ओपन करके देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।